ये फोटो देखो, ये किसी ट्रक का ये हवा भर रहा है, ये पॉसिबल है? ये नहीं है ना। तो कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे हमने आप लोगों को बताया कि चेंज इन एटीट्यूड, नॉलेज, स्किल, कई बार इतना मतलब कि मोटिवेट हो जाता है कोई आदमी, तो ऐसा काम करने लग जाता है जो पॉसिबल नहीं होता। ऐसा हो जाता है ना कई बार, क्योंकि आप लोग एक्सपोजर विजिट करवाएंगे, जैसे हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर बाजवा मशरूम फार्म है, तो बाजवा मशरूम फार्म मान लो कि आप लोग एक्सपोजर विजिट करवाते हैं, और बाजवा मशरूम फार्म का यदि हम उसके बैलेंस शीट की बात करें तो उसका 20-22-25 करोड़ का बिजनेस है। तो क्योंकि नया नया कोई मशरूम का काम करने वाला है और वो बाजवा मशरूम फार्म की आपने विजिट करवा दी, तो बहुत ज़्यादा वो मोटिवेट हो जाता है, और वो इतना मतलब कि टारगेट उसका इतना हो जाता है जिससे वो अचीव नहीं कर पाता। तो इस केस में क्या है, उस केस में आप लोगों की क्या भूमिका रहेगी? तो मान लो आपने मोटिवेट कर दिया उसको, और कोई इतना मतलब कि हाईली मोटिवेटेड हो गया, मोटिवेशन उसको ज़्यादा मिल गया, तो आप क्या करेंगे फिर उसका? कुछ समझाओगे नहीं? हाँ, तो इसमें आप लोगों को समझाना है। तो जो हमारी फिलोसफी है, हमारी फिलोसफी ये कहती है, टीच पीपल हाउ टू थिंक, नॉट व्हाट टू थिंक। हमारे फार्मर ने एक्सपोजर विजिट आप लोगों ने करवा दी, उसने ऐसा टारगेट बना लिया जो हमने पिछले वाली फोटो में दिखाया। तो इस केस में आप लोगों की ड्यूटी ये बनती है कि आपने अभी रुको, क्योंकि आप लोग नए नए हो बिजनेस में, आपने भी बाजवा मशरूम फार्म का जो भी बैलेंस शीट है, या उसने जो टर्नओवर उन्होंने बताया कि इतना मतलब कि हम बिजनेस कर रहे हैं, उसको देख के आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गए, तो आपको इतना नहीं होना है। तो इस केस में आपकी ड्यूटी बनती है कि देखिए उसके दिमाग में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है कि मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा 1 साल में ही, तो आप लोगों ने उसको रोकना है, थोड़ा सा उसको समझाना है कि नहीं, हाउ टू थिंक नहीं, हाउ टू थिंक नॉट व्हाट टू थिंक। तूने क्या सोचा है वो नहीं है, उसको आपने करेक्ट करना है कि आपको ऐसे नहीं ऐसे काम करना है। यदि मान लो किसी फार्मर के पास उसकी जेब में 100 रुपए हैं, और आपको बोल दे कि मेरे को भाई कोई सजेशन दो, क्योंकि आजकल एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं, एग्रीप्रेन्योर की बात करते हैं, कोई बिजनेस शुरू करो आप, है ना, जॉब प्रोवाइडर रैदर देन जॉब सीकर, कि आपको है कि भाई जॉब नहीं लेनी आपने, है ना, जॉब देनी है लोगों को। तो इस प्रकार की प्रोग्राम, इस प्रकार की सोच के साथ भी हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। तो 100 रुपये किसी फार्मर के पास हैं, और 100 रुपये में से आप उसको कितना सुजेस्ट करेंगे कि आपको भाई इतने रुपए लगाने चाहिए? हाँ जी, रेवाड़ी से हैं, तो आप बताओ 100 में से कितने रुपए लगवाओगे आप? 60, हाँ जी। सेकंड नंबर 50, 50। फोर्थ नंबर पे आपको बोल रहा हूँ मैं। हाँ 50। 50 किस चीज में लगवाओगे? पीछे वाला। हाँ, 50 किस चीज में लगवाओगे? काम में? हाँ फिर ठीक है, डर क्यों रहे हो? हाँ जी। सिक्सटी। हाँ जी, वो सब कुछ आपने देख लिया, फिर बताओ। ऐसे नहीं, ये गोल मोड़ जवाब नहीं देना है। 50 बोल दो, 60 बोल दो, 10 बोल दो, 20 बोल दो, 100, हाँ 100 भी बोल दो, 90। और दूसरा ऑप्शन 100 से ज्यादा भी कर सकते हो, लोन भी दिलवा सकते हो। हाँ जी।
ना ना, पीछे पीछे। तो ये तो चलो ठीक है, आप लोगों ने ज़्यादा नहीं सोचा। कई बार जब हम लोग ट्रेनिंग करवाते हैं, जब हम लोग जैसे हमने आप लोगों से पूछा ना, तो एक आधा साथी से ये बोल देते हैं कि 100 तो लगवाऊंगा, साथ में लोन भी दिलवाऊंगा। तो लोन भी नहीं दिलवाना और 100 भी नहीं लगाने हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि 50-60 में काम चल जाए, 60%। क्योंकि जिससे क्या है कि मान लो कहीं ऐसी सिचुएशन बन जाती है, जिस काम में, जिस यूनिट में, जिस बिजनेस में वो लगा रहा है, कोई प्रोडक्ट उसने बनाना था, मान लो कि वो प्रोडक्ट की है ना क्वालिटी ठीक नहीं निकली शुरू में, या फिर ऐसा हुआ कि जो कंपटीटर हैं, जो एग्जिस्ट जो ऑलरेडी कर रहे हैं, उनका जो प्रोडक्ट का रेट है वो ऑलरेडी कम है। दूसरा क्या है, यदि आपका प्रोडक्ट ठीक नहीं है, यदि आपका बिजनेस चल गया, तो पड़ोसी खाली थोड़ी बैठे हैं, वो भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर सकता है। तो उसके क्या, मान लो कि आप कोई चीज़ 20 रुपए की दे रहे हैं, तो क्या तो 15-16 रुपए की कर दे, अगर मेरा तो नाश हो रहा है, मैं इसमें ठीक करूंगा। तो क्या होता है, कई बार क्या होता है, रिसेशन आ जाता है। श्रीलंका के अंदर की बात करें हम, तो ये समस्या हो जाती है। तो बहुत सारे, यदि हम मतलब की बात करें, देख के यदि बात करें, तो इस टाइप की कोई समस्या आ सकती है या आ जाती है। तो उस केस में क्या है कि यदि लोन दिलवा दिया आपने, 100 के 100 लगवा दिया, तो बेचारा मर गया, उसका हार्ट अटैक तो पक्का है, मरेगा नहीं। तो उस केस में क्या करना है, आपने इस टाइप से क्या सुजेस्ट करना है उसको, भाई 50-60 रुपए लगा ले, लेकिन आपको यदि एक्सपीरियंस यदि आपको हो जाता है, उसके बेस पे आप आपका जो बिजनेस है या जो यूनिट, जो जिस काम के लिए आप लोग लगा रहे हैं, उसको आप थोड़ा सा एक्सपेंड कर सकते हैं। एक बाजा मशरूम फार्म का आपने ये तो देख लिया कि उसका 20 करोड़ 22 करोड़ का टर्नओवर है, लेकिन आप उसकी हिस्ट्री देखिए, उसने जो 1995 से काम स्टार्ट किया था, आज उसको 28 साल हो गए हैं। कितनी मतलब इसको प्रॉब्लम आई होगी, कितने कंस्टेंट आए होंगे, कितना उसने स्ट्रगल किया होगा। तो वो सारी चीजें क्या है कि हम है ना, मतलब वो टर्न ओवर देख लेते हैं, लेकिन उसके पीछे कितना संघर्ष था वो नहीं देखते। तो इसलिए जब आपको कभी कोई आपसे सजेशन ले, तो 50 से 60% ही बोल रहा। या फिर कोई फ्रेंड भी है कहीं है ना, बिजनेस शुरू कर रहे हैं, भाई उधार ले रहा हूँ, तो कोशिश करेंगे थोड़ा स्मॉल लेवल पे करें, उसके बाद उसको जैसे सक्सेस मिलती रहती है, आगे उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे है, यदि मोटिवेट हो जाता है, तो रियलिटी के लिए ही आपको ठीक करना है उसको। हाउ टू थिंक, नॉट व्हाट टू थिंक। जैसे वो हवा भर रहा था, वो पॉसिबल नहीं था, लेकिन जो ये पेठा है, ये पॉसिबल है। तो इसलिए आपने करेक्ट करना है उसको, भाई तू ये सोच रहे है ठीक नहीं है, जो पॉसिबल है उतना ठीक है। कई बार हमारे साथी बोल देते हैं जी, रिकॉर्ड तो टूटने के लिए बनते हैं, लेकिन कई बार क्या है ना, विजन बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो वो पॉसिबल हमें लगता है कि नहीं होगा। तो ये पॉसिबल है, इससे थोड़ा बड़ा भी पॉसिबल है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था। और हम बात करते हैं, फिलोसफी हमने बात करी, तो हम बात करते हैं नीड। व्हाट इज नीड? नीड क्या है? आवश्यकता है। और कोई पीछे वाला बताओ, व्हाट इज नीड? जरूरत। हाँ जी। जरूरत। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा आपने कर दिया, ठीक बताया। जैसे कौन बनेगा करोड़पति आता है, कौन बनेगा करोड़पति में ना 3-4 ऑप्शन ऑडियंस से आप ले सकते हैं, आपके किसी फ्रेंड को कॉल कर सकते हैं। तो ऐसे ही कौन बनेगा करोड़पति हम देख रहे थे, तो उसने सारे ऑप्शन लेके बोल दिया, मैं अपने फ्रेंड वाला ऑप्शन ले लिया उसने। और जो क्वेश्चन उसने जब फोन किया, तो उसने बोला कि भाई क्या क्वेश्चन, उसने रिपीट कर दिया। और साथ में उसमें टाइम है, टाइम तो चलता रहता है, 30-40 सेकंड का कुछ होता है। तो बोला नहीं, समझ में नहीं आया, उसने दोबारा फिर पूछ लिया। तो 2 बार उसने रिपीट कर दिया, 30 या 40 सेकंड कुछ होता है उसमें टाइम। तो तीसरी बार क्या किया, उसने 2 बार उससे सुन लिया, तीसरी बार उसने रिपीट कर दिया जिससे एक्सपर्ट था, जब तक टाइम हो गया। तो आपने तो वो कर दी, नीड तो जरूरत होती है जी, आवश्यकता होती है। लेकिन हमारे साथी ने बताई भी, एक्सपेक्टेशन के बीच में और जो रियलिटी है उसके बीच में डिफरेंस है, वो नीड है। यदि हम मतलब कि वैसे आपको मोटा मोटा आपको बताएं, डिफरेंस बिटवीन शुड एंड इज, दैट इज नीड। ये देखिए, तो इसकी
जो टेक्निकल डेफिनेशन की हम बात करें, व्हाट आउट टू बी द डिजायरेबल सिचुएशन एंड व्हाट शुड बी एक्चुअल सिचुएशन क्या है, उसका जो गैप नैरो डाउन करने में एक्सटेंशन एजुकेशन आप लोगों की भूमिका रहती है। तो यही नीड है। जैसे इस फोटो में आप लोग देखेंगे कि जो फार्मर है, जो उसकी एक्चुअल जो उसका ग्रेन साइज है ये ऐसा है, और जो डिमांड है मार्केट के अंदर इस टाइप के ग्रेन की डिमांड ज़्यादा है। जो ग्रेन है बड़े साइज का हो, उसका कलर येलोइश हो, प्रॉपर आपका ग्रेन हो। तो इस प्रकार का यदि आपका ग्रेन है, आपका प्रोड्यूस है, तो यदि ऐसा होगा तो उसके ज़्यादा चांसेस हैं। जैसे हमने क्या बताया, मैंने अभी नीड क्या होती है, शुड और इज, क्या होगी नीड। ठीक है। अब मान लो कोई आपकी वैरायटी है वेट की है, शुड आपका 50 क्विंटल है अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज किसी वैरायटी का, लेकिन इज क्या है, जो फील्ड लेवल पे यदि कोई फार्मर ने अडॉप्ट किया है तो क्या नीड होगी, शुड और इज के बीच में डिफरेंस है, दैट इज नीड। कितना होगा नीड, 40 कौन कह रहा है, 10। तो इस प्रकार क्या है कि आप नीड असेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप फार्मर की नीड असेस कर सकते हैं, आप आपके डिपार्टमेंट की भी कर सकते हैं, आप आपकी पर्सनल भी कर सकते हैं, आप अपने बच्चों की नीड भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार नीड आप किसी की भी निकाल सकते हैं। यदि मैं आप सभी लोगों से पूछूं कि आपने एग्जाम्पल देना है, जैसे मैंने बता दिया कि जो यील्ड है वो 50 क्विंटल है शुड, और इज आपकी है 40, तो नीड आपकी 10 होगी। यदि एक्सटेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, प्रोफेशनल मतलब बात करें, तो इस प्रकार आप लोगों ने सभी ने एक एग्जाम्पल देना है कि नीड आप कैसे निकालोगे। जैसे कि आपने बच्चे के लिए स्कूटी लेनी है, स्कूटी कितने रुपए की आती है जी, एक्टिवा बता दो कितने की आती है, लेकिन है ना स्कूटी में तो कई वेरिएशन आ जाते हैं ना, फिर कोई बोलता है इलेक्ट्रिक 80 की आती है मान लो, है जी 80 की है, कुछ 90 की बोल रहे हैं, और 90 की आती है, और आपके पास पैसे मान लो कि आपकी जेब में 50,000 हैं, तो कितनी नीड होगी आपकी, 40 की होगी। इस प्रकार आप खुद मतलब कि नीड निकाल सकते हैं। मान लो कोई आपने मकान लेना है, कोई प्लॉट लेना है, और जो प्लॉट की जो कीमत है वो 12 लाख रुपए है, और आपकी जेब में है मान लो कि आपके जो बैंक बैलेंस आपका 5 लाख रुपए है, 2-3 लाख रुपये मतलब कि मैडम ने बचा रखे हैं, सेविंग कर रखी है, तो आपके पास कितने हो गए, 8 लाख रुपए। और आपका प्लॉट कितने का है, और है कि शुद्ध कितना है 12, और इज कितना है, तो नीड कितनी होगी। इस प्रकार आप मतलब कि आपकी पर्सनल नीड निकाल सकते हैं। तो यदि हम लेवल की बात करें, आपके एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि दो टाइप का हमारा लेवल होता है एक्सटेंशन में, एक होता है एक्सटेंशन एजुकेशन और दूसरा होता है एक्सटेंशन सर्विसेज। तो एक्सटेंशन एजुकेशन की बात करें, जो आपको एजुकेट करने का काम करते हैं, बड़ी बड़ी जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, आईसीआर के इंस्टीट्यूट हैं, या दूसरे जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, वो सारे के सारे एक्सटेंशन एजुकेशन देने का काम करते हैं। यदि हम आप लोगों से पूछें कि जो हमेती है, ये हमेती कौन सा पार्ट है, एक्सटेंशन एजुकेशन, अच्छा सॉरी, एक्सटेंशन सर्विस में क्या होता है, एजुकेशनल सर्विसेज अकॉर्डिंग टू नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर फॉर इम्प्रूविंग देयर लाइफ क्वालिटी, और कैसे वो बेटर वर्किंग कर सके। तो एक्सटेंशन सर्विसेज ये रहती हैं, उसका जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है एक्सटेंशन सर्विसेज की, वो स्टेट गवर्नमेंट की रहती है। तो यदि हम आप लोगों से पूछें, जो हमेती जिंद है ये एक्सटेंशन एजुकेशन करती है, एक्सटेंशन सर्विस करती है, एक्सटेंशन एजुकेशन। और दूसरा यदि हम बात करें, हमने आपको बताया एक्सटेंशन एजुकेशन जो एजुकेट करने का काम करते हैं,
एक्सटेंशन सर्विसेज अकॉर्डिंग टू नीड, एजुकेशन सर्विसेज देते हैं, जो उनकी वर्किंग है वो कैसे उनको बेटर वे में कर सकते हैं, उस मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट गवर्नमेंट की रहती है। तो हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। आप लोगों ने डिपार्टमेंट में भी सुना होगा भी ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी बड़ा जोर है गवर्नमेंट का। तो ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी होती क्या है, बताइए कोई। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी क्या होती है, जहां पे एक्सटेंशन एजुकेशन और एक्सटेंशन सर्विसेज दोनों मिल जाती है तब ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होती है। तो जैसे कि आप लोग हैं, आप लोग टीओटी करते हैं या नहीं करते हैं, बताओ आप पहले तो, हाँ या ना। हाँ या ना, ज्यादा सोचने की बात ही नहीं है। हाँ जी, आप लोग टीओटी के पार्ट हैं। हाँ, आप टीओटी के पार्ट इसलिए हैं क्योंकि जहाँ पे एजुकेशन के साथ साथ कोई ना कोई इनपुट या इस टाइप की कोई सप्लाई दी जाती है, क्योंकि आप लोग फार्मर को स्प्रे पंप देने का भी काम करते हैं, कई बार आप लोग सीड भी देने का काम करते हैं। जैसे डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो कई बार जैसे कि आपका कोई मूंग का या फिर इस टाइप के मतलब कुछ ना कुछ आप देते हैं, सब्सिडी आप लोग देने का काम करते हैं। तो आप लोग ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का काम है, एजुकेशन के साथ साथ आप कोई ना कोई सर्विसेज भी दे रहे हैं फार्मर को। यदि हम बात करें हमेटी जींद की बात करें, हमेटी जींद टीओटी का पार्ट है ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी का, नहीं है ना, क्योंकि ये सिर्फ ट्रेनिंग देने का काम करती है आप लोगों को। तो ये कोई भी इनपुट सप्लाई नहीं करती आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड या जो भी आप लोग करते हैं। तो आप लोग जो हमेटी जींद है वो एक्सटेंशन एजुकेशन का काम करती है। जैसे हम ईआई नीलोखेड़ी है, वो एक्सटेंशन एजुकेशन करती है, टीओटी करती है। हाँ जी, एक्सटेंशन एजुकेशन, क्योंकि हम लोग भी अलग अलग स्टेट में जाके या हमारे ओन कैंपस में अलग अलग टॉपिक पे एजुकेट करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, इसलिए हम भी टीओटी का पार्ट नहीं है। लेकिन आप लोग जो काम कर रहे हैं फील्ड के अंदर, आप लोग सभी के सभी टीओटी का पार्ट हैं, ठीक है। तो जो एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस की हम बात करें तो इसके अंदर 5 स्टेजेस होती हैं। जो पहली स्टेजेस होती है सिचुएशन, भाई अभी सिचुएशन क्या है इन प्रेजेंट, उसके बेस पे ही आपने सिलेक्ट करना है कि आपको करना क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे। यदि आपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिए, उसके बाद आपने आपने बोल दिया कि जैसे कि भाई आपने इल्ड बढ़ानी है फार्मर की, या कोई कुछ मतलब डिजीज है या कोई निमेटोड आया हुआ है, तो उसको आपने ऑब्जेक्टिव बना लिया। फिर आपने टीचिंग कैसे करनी है, क्या क्या काम करना है, उसके बाद आपने इवैल्यूएट करना है जो आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव बनाया था या टीचिंग जो आपने सोचा था भाई हमारे को ये काम करना है। फिर आप इवैल्यूएट करेंगे कि क्या वाकई में जो हमने डिसाइड किया था वो ऐसा हुआ, वैसे रिजल्ट आए। यदि ऐसे रिजल्ट नहीं आए, फिर आपने क्या करना है, तो रिकंसिडरेशन करना है कि जो आप लोग काम कर रहे थे वो ऐसे कैसा कर रहे हैं। जैसे मैं अभी बात कर रहा था, अभी सिचुएशन अभी प्रेजेंट में क्या है, तो प्रेजेंट की सिचुएशन का आपको कैसे पता लगेगा। आपको पता लगेगा तो कोई आपकी रिपोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट की कोई रिपोर्ट हो, या कोई ब्लॉक की आपकी कोई इस टाइप की कोई रिपोर्ट हो, या फिर आपका कोई प्रोग्रेसिव फार्मर हो, कोई लोकल लीडर हो, जिससे कि आपको ये पता लग जाएगा कि जिस एरिया में आपकी पोस्टिंग है वहाँ की सिचुएशन कैसी है। क्रॉपिंग पैटर्न वगैरह का तो आपको पता लग ही जाता है कि कौन से एरिया में कौन सा ज़्यादा क्रॉप हो रखी है, खरीफ के अंदर कौन सी है, रबी के अंदर कौन सी है। और इसके बेस पे ही, सिचुएशन के बेस पे ही आप ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर सकते हैं। अब मान लो कि उस जो एरिया में जहाँ पे आपकी पोस्टिंग है बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन आपको तो वो आपको कौन सी कंसीडर करनी है, क्योंकि आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपकी कोई ऐसी लगती है भाई ये समस्या ज़्यादा है, तो उसी पे आपने काम करना है। मान लो आपकी सिचुएशन आपने देख ली, आपने ऑब्जेक्टिव क्या बनाया कि जो ये एरिया है इसके अंदर येलो रस्ट की ज़्यादा प्रॉब्लम है, या फिर दूसरी इस टाइप की कर सकते हो आप, जो भाई
ये वीट की बात कर रहे हैं हम, यदि राइस की बात करें तो जो ट्रांसप्लांटिंग के द्वारा बिजाई वो करते हैं खरीफ के अंदर, तो आपने क्या किया कि अब की बार क्या, अभी मेरे को है ना डीएसआर के ऊपर काम करना है, या फिर मेरे को येलो रस्ट वीट के अंदर ज़्यादा है। आपने ऐसा नहीं कि आपके पास बहुत सारी समस्याएं हैं, तो आपने मान लो कि 8-10 मान लो कि प्रॉब्लम आपको लग रही है, तो कभी भी आपको 8-10 पे काम नहीं करना है। जैसे आपको काम करना है कि मान लो कोई आपकी मेन क्रॉप है खरीफ के अंदर, जैसे आपकी राइस है या कॉटन है या आपकी जो रबी है उसके अंदर वीट है, तो आपने देखना है कि मेन 1-2 क्रॉप ले लो। तो 2 क्रॉप का आपने ऑब्जेक्टिव बना दिया कि मान लो भाई जो ऑब्जेक्टिव है अभी मेरे को है ना, तो येलो रस्ट की जो ज़्यादा समस्या है वीट में, ये कमी करनी है पूरी। ऐसे इसमें सीड ट्रीटमेंट बहुत सारी समस्याएं हो सकती है, लेकिन आपको एनालिस्ट कर लेनी है, उसके ऊपर आपने काम करना है। तो ये आपका होगा ऑब्जेक्टिव। उसके बाद टीचिंग। टीचिंग में फिर आपने देखना है भाई आपने कोई ट्रेनिंग करवानी है कि नहीं करवानी है, यदि वो करवानी है तो कब करवानी है, कहाँ पे करवानी है, फार्मर कितने होने चाहिए, एक्सपर्ट कौन रहेगा, तो इस सारी चीज़ों का आपने ये टीचिंग मेथड रखना है, तो आपने बताना है। ठीक है, मान लो ये हम कर रहे हैं रबी की, यदि खरीफ में आप कोई मतलब आपने ऑब्जेक्टिव बना लिया, जैसे डीएसआर का बना लिया, तो डीएसआर पे हमने कब ट्रेनिंग करवानी है, तो डीएसआर की मान लो बिजाई होगी है 2nd-3rd वीक ऑफ जून में हो जाती है, और जुलाई में यदि आप लोग कोई कैंप लगा रहे हैं सीड ट्रीटमेंट का, तो वो लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, आपने लगाना ही लगाना चाहिए। तो टीचिंग के अंदर आपने ये सारा का सारा ध्यान रखना है, जब फार्मर को कोई ज़रूरत होती है टाइम के हिसाब से ही उसको इन्फॉर्मेशन देनी है। तो सीड ट्रीटमेंट आप लोग बता रहे हैं, बीज उपचार जब आपने करना है, वो बिजाई से पहले आपने ट्रेनिंग देनी है। कई बार ऐसा ना हो कि आप मतलब कि बिजाई होगी उसके बाद बीज उपचार बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इवैल्यूएशन आपने देखना है कि जो रिजल्ट आपने ऑब्जेक्टिव बनाया था उसके हिसाब से आ रहे नहीं आ रहे हैं। मान लो आपने 20 फार्मर को आपने ट्रेनिंग दी, 20 में से 10 फार्मर ये बोले कि भाई जो मेरी समस्या थी येलो रस्ट की वो अब की बार नहीं आई। फिर आपने इवैल्यूएट किया कि अब की बार 20 में से 10 हो गए, लेकिन अगली साल जो प्लान बनाना है, रिकंसिडरेशन है, भाई जो रिजल्ट ठीक आ गए वो तो अच्छी बात है, लेकिन जिनको जो समस्या है उनको बाद में कैसे ठीक करना है, उस प्लान को आपने दोबारा रिकंसिडर करना है, उसको इवैल्यूएट करना है। ये सारी की सारी एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस होती है। एजुकेशन के जो फादर हैं जेपी लेगन जी हैं। यदि हम यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन की बात करें, जेम्स स्टुअर्ट जी हैं। और यदि हम बात करें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो प्रोफेसर के.एन. सिंह जी इसके फादर हैं। फिर हमने आप लोगों को बताया कि जो हमारा एक्सटेंशन लैटिन वर्ड से बना हुआ है, एक्स प्लस टेंसियो से, जिसका मतलब स्ट्रेचिंग आउट होता है। उसके बाद हमने आप लोगों को बताया कि जो एजुकेशन एक्सटेंशन एक एजुकेशन है, और एजुकेशन क्या होती है, डिजायरेबल चेंज इन ह्यूमन बिहेवियर। और बिहेवियर के 3 कंपोनेंट होते हैं, नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड। वो कैसे करना है, कौन से इफेक्टिव मेथड रहेगा, उसके बारे में डिटेल से बात नहीं करेंगे अभी। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, 3 टाइप की एजुकेशन होती है, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। जो स्कूल कॉलेजेस के अंदर जो एजुकेशन होती है वो फॉर्मल है, जो हम सोसाइटी से, अपने ऑफिस से, अपने फ्रेंड से हम सीखते हैं, मतलब कि आउट ऑफ फॉर्मल सिस्टम से, वो सारे के सारे इनफॉर्मल है। और जो लोग आप लोग अकॉर्डिंग टू नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर्स आप लोग करते हैं, वो सारी की सारी नॉन फॉर्मल है। और एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद हमने आप लोगों को बताया कि इसके जो फंक्शन है क्या क्या होते हैं। 7 फंक्शन होते हैं, नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, अंडरस्टैंडिंग, गोल, एक्शन एंड कॉन्फिडेंस। तो ये आपने इनके एग्जाम्पल के बारे में हमने आपको बताया कि कैसे कैसे आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। उसके बाद हमने आप लोगों का एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस है, इसके अंदर 5 स्टेजेस होती हैं। यदि हम एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग की बात करें, एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग के अंदर 8 स्टेजेस होती हैं। उसके अंदर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ, जैसे सिचुएशन है, इसके अंदर जो एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग की यदि हम बात करें, उसमें पहली जो स्टेज रहेगी यहाँ पर,
वो रहेगी कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। फैक्ट्स आपने कहाँ से लेने हैं, जो मैंने आपको बताया था। यदि कोई रिपोर्ट है, या कोई आपका लोकल लीडर है, या फिर कोई आपका प्रोग्रेसिव फार्मर है, या कोई पब्लिकेशन है इस टाइप की है कोई आपके एरिया से रिलेटेड, तो यहाँ पे कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स में आपको ये पता लग जाएगा। और सिचुएशन फिर आप एनालाइज कर सकते हैं, जो आपके एरिया जो आपके अंडर में है, वहाँ का जो फार्मर है वो कितना पढ़ा लिखा है, ज्योग्राफिकल उसकी कंडीशन कैसी है, वहाँ का क्रॉपिंग पैटर्न कैसा है, लैंड होल्डिंग कैसी है, एजुकेशन लेवल फार्मर का कितना है। तो इस टाइप की यदि आपको मतलब कि इंफॉर्मेशन मिल जाती है, फिर आप उसको सिचुएशन को एनालिसिस कर सकते हैं कि कैसी सिचुएशन है उस एरिया की। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स आती है उसके अंदर। तो बहुत सारी यदि प्रॉब्लम आपके पास आ जाती हैं, तो आपने सिर्फ आपके डिपार्टमेंट वाली ही सिलेक्ट करनी है। और डिपार्टमेंट में भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो आपको प्रायोरिटी लेवल पे 1-2 प्रॉब्लम या 3 प्रॉब्लम लेनी है, उसके ऊपर आपने काम करना है। फिर आपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लेने हैं। उसके बाद फिर आपका प्लान ऑफ वर्क, कब कौन सा काम करना है। जैसे जून के अंदर, जून के फर्स्ट वीक में हमने सीड ट्रीटमेंट के लिए ट्रेनिंग देनी है। भाई वीड की यदि समस्या आ जाती है तो जुलाई के अंदर स्टार्ट करना है। तो जो प्लान ऑफ वर्क आपने बनाया है उसको फॉलो करना है। उसके बाद उसका इवैल्यूएशन करना है, भाई उसका जो रिजल्ट आपने सोचे थे, जो प्लान आपने बनाया उस हिसाब से चल रहे, फिर रिकंसिडरेशन। इस प्रकार एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग के अंदर 8 स्टेप होते, 8 स्टेजेस होती हैं। और एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस है उसके अंदर 5 स्टेजेस होती हैं। ठीक है।